पहुंचाने की जिम्मेदारी जो आप उठा रहे हैं बखूबी उसे हम चाहते हैं आप आगे भी निभाते रहें। अब हमारे बीच में आदित्य प्रकाश जी भी हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, सबसे पहले अगर इसकी हम बात करें तो बाकी भी बहुत सारे बैंक हैं हमारे समाज में, उनसे लोग जुड़ते हैं, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र को ही लोग क्यों चुने? ऐसा क्या अलग है कस्टमर के लिए आपके इस बैंक में? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हमारा टैगलाइन है, एक परिवार एक बैंक। हमारा जो बिलीफ है वो है ऑन दिस क्वालिटी सर्विस। आज के टाइम में बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बीच में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक अलग महत्व है, अलग पहचान है। अभी जो है जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पिछले 5 जो है जो क्वार्टर्स से हम लोग का इन टर्म्स ऑफ दिस लोन क्रेडिट वी आर नंबर 1 अमॉन्ग्स्ट PSU बैंक। और मेन जो हमारी पहचान है वो आज के टाइम में आप कोई भी आप जो है ये ले लें, सेवा ले लें, बैंकिंग सेक्टर में हम लोग की सेवा है। और जैसा मैंने आपको बोला, एक परिवार एक बैंक, टेक सेवी, नेशनलाइज्ड बैंक, इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अभी आप बैंकिंग सेक्टर में ले लेंगे तो हमारा जो नेट NPA है वो 0.68%, हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो इज़ 96%। तो बैंक इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक इट इज़। तो सर्टेनली ये जो है तो इट शुड बी द प्रेफर्ड बैंक ऑफ दिस पार्ट ऑफ कंट्री ऑल्सो। जी बिल्कुल सर। देखिए, आपने जिक्र किया अपने महाराष्ट्र बैंक को लेकर कि किस तरीके से अब जो जनता है वो इस बैंक में अगर अपना अकाउंट खोलती तो कैसे उसको आप लाभ देंगे, कैसे उसको मजबूती मिलेगी कि हाँ इस बैंक में हमारा पैसा है, हमारी चीज़ें तो सेफ है। लेकिन आजकल डिजिटल सब कुछ होता चला जा रहा है। अब डिजिटल अगर सब कुछ है तो ऐसे में देखिए एक चीज़ और हमें ध्यान देनी होगी, क्योंकि बहुत से लोग डिजिटली नहीं कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि शिक्षा का भाव, हमारे जो बहुत ओल्ड एज के लोग हैं वो डिजिटली फोन पर बहुत सी चीजें नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल हर चीज UPI है, सब ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है, आप पैसा मोबाइल से ट्रांसफर कर सकते हैं, मैं बैठे बैठे आपको दे सकती हूँ। लेकिन जो लोग ये नहीं कर सकते उनके लिए आपको कितना चैलेंज लगता है डिजिटली उनको जोड़ना, उनको कनेक्ट करना, उनको समझाना? आज के टाइम में कोरोना के बाद में ये चैलेंज काफ़ी हद तक कम हो गया है। कोरोना से पहले ये एक चैलेंज था कि लोग जो है जो उनके बीच में एक फियर था, लेकिन जो हमारा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है और खास के जो अभी डायरेक्ट टू जो आपके जो खाता में गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्ट क्रेडिट आता है जो सब्सिडी के लिए, इसके लिए काफ़ी हद तक सुगम हो गया है। और प्लस इसके अलावा हमारी जो शाखाएं हैं वो काफ़ी हद तक जो भी हमारे ग्राहक हैं उनको बताती है, उनको एजुकेट करती है कि कैसे आप अपने आप को जो है जो डिजिटली इक्विप बना सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आने से देखिए अब आपके व्यापार पे भी काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में सब कुछ इलेक्ट्रिक करने के लिए इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ला रही है। अब जब इस पॉलिसी से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो CNG और PNG का व्यापार किस हद तक आपको लगा प्रभावित हो सकता है, और अगर होता है प्रभावित तो फिर आप उसके लिए क्या स्कीम लेकर आएंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है किसी बिजनेस को प्रभावित होने का, हम लोगों की जनसंख्या 125 करोड़ से ज़्यादा है। इस देश में आज की दिन में साइकिल से लेके हवाई जहाज़ तक की यात्रा सब लोग करते हैं और सबका अपना अपना स्पेस है। जहाँ तक सवाल है इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइड्रोजन सेल आने का, ये हाइड्रोजन सेल तो भी रिसर्च स्टेज में है और इलेक्ट्रिक व्हीकल रियलिटी है, आज की डेट में आ रही है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल आना भी चाहिए क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होता है। किंतु अभी समस्या ये है कि जो बैटरी चार्जिंग का सिस्टम है और जो बैटरी का कास्ट है इतना कम नहीं है। और दूसरा जो आप CNG का जहाँ तक सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा यही बोलते हैं कि जो एनर्जी का टोटल बास्केट होता है, जिसमें ऑयल होता है, गैस होता है, कोयला होता है, तो आज की डेट में भारतवर्ष में 6.5% नेचुरल गैस यूज किया जाता है और सरकार इसको 2030 तक 15% करने जा रही है। तो जहाँ तक CNG के विस्तार का सवाल है, CNG का व्यापार ऐसे ही बढ़ता रहेगा, सबका अपना अपना स्पेस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चलेंगी। नहीं तो चुनौतियां कितनी होंगी आपके आगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो आप चुनौतियां तो देख रहे होंगे ना अपने सेक्टर में, अपने व्यापार में। आपको क्या कैसी चुनौतियां दिखती हैं भविष्य में? देखिए, चुनौतियां क्या हैं, अगर आप बैटरी भी लाएंगे तो आपको उसको चार्जिंग करने के लिए बिजली चाहिए। बिजली आपको कहाँ से मिलेगी? अगर आप बिजली कोयले से बनाते हैं तो प्रदूषण बढ़ता है, उसके लिए पूरा विश्व आजकल प्रयासरत है कोयला बंद किया जाए।
तो अगर कोयला बंद हो जाएगा तो फिर भाई लाइट हम कैसे यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगा लेंगे? आपको बता रहे हैं तो ना, ये तो बिजली तो संभव ही है। हिंदुस्तान में जो केवल जो गैस का यूज सीएनजी और पीएनजी नहीं है, हम लोगों का जो गैस यूज होता है उसमें से 33% फर्टिलाइजर प्लांट को जाता है फीड के रूप में, जिसे यूरिया बनता है। हिंदुस्तान के काफ़ी पावर प्लांट्स चलते हैं गैस से, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में। तो गैस का यूज नहीं कम होने वाला है। देखिए सवाल क्या उठता है, इकोनॉमिक्स ड्राइव करती है किसी भी चीज़ का, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करिए, सीएनजी यूज़ करिए, पेट्रोल यूज़ करिए, जो चीज़ सस्ता होगा वो पब्लिक यूज़ करेगी। आज की डेट में जो रसिया और यूक्रेन के बीच में वार हो रहा है, इसके चलते गैस की प्राइस बढ़ी हुई है। आज सीएनजी और पेट्रोल ऑलमोस्ट सेम रेट पे मिल रहे हैं, मगर आज से अगर आप 1 साल पहले देखते तो सीएनजी मिलती थी 65 रुपीज़ पर केजी और एवरेज आपका 1.5 टाइम्स था, और आपका पेट्रोल मिलता था 95-96 रुपीज़। तो जो चीज़ सस्ता होगा उसको पब्लिक यूज़ करेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिले, चाहे वो पेट्रोल मिले, चाहे गैस मिले। आदित्य प्रकाश जी, क्योंकि हमने देखा कि कोविड काल जब हुआ तो कोविड काल के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। लोग घर बैठे चीज़ों को चाहते थे कि उनके घर आ जाएं। ऐसे में अगर बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें तो आपने किस तरीके का चैलेंज देखा है अपने बैंकिंग सेक्टर में कोविड काल के बाद? कैसे लोगों ने बैंकिंग को यहाँ पर अपनाया, किस तरीके से ऑनलाइन चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, इसका कोई अनुभव आपका रहा हो? हाँ, जहाँ तक जो है जो कोविड के बाद हम लोगों ने महसूस किया, हमारा जो इंटरनेट बैंकिंग है, महा मोबाइल बैंकिंग है, और जैसा आपने यूपीआई के बारे में बताया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है जो बढ़ोतरी हुई है। और इसमें कोई भी लोग ऐसा नहीं है जो आज के टाइम में जो है जो हेजिटेंट हैं। और जहाँ तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है, हमारा जो महा सिक्योर प्लेटफॉर्म है, वो हमारा दैट इज़ वन ऑफ द सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म एज फार एज दिस बैंकिंग इज कंसर्न। और कोविड के बाद मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि देयर इज अ नीड फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन दिस फिनटेक एंड द बैंक्स। उन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन की गरज है। बैंकिंग पुराने ज़माने की बैंकिंग अभी नहीं रह गई है। सवाल ये है कि आपके जो महाराष्ट्र बैंक में ग्राहक आते हैं उनका आप ध्यान बखूबी रखते हैं, आप कई सारी स्कीम्स चलाते हैं। अभी प्रेजेंट में, भविष्य में आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऐसी कौन सी स्कीम है जो सबसे ज़्यादा आपके ग्राहकों को अट्रैक्ट कर रही हो, या जो अभी आप चला रहे हैं या फिर जो आप चलाने वाले कुछ नया लेकर आने वाले हैं ग्राहकों के लिए अपने बैंक के? इस संदर्भ में मैं आपको अपना नाम लूँगा, जो होम लोन का जी, इसके अलावा गोल्ड लोन जी, सैलरी स्कीम, व्हीकल लोन, और सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण ये है कि आप हमारे पास टैट के रूप में एश्योर्ड रह सकते हैं। टैट का मतलब जो हमारा जो टर्न अराउंड टाइम होगा जब आपने एप्लीकेशन दिया है और उसके बाद जो आपका ऋण मिलने का समय है, हमारा एक प्रयास होता है, जैसे अगर किसी ने जो आज के टाइम में कोई गाड़ी बुक करने के लिए गया, तो लोगों को अगर लगता है कि ठीक है आज मेरे को गाड़ी पसंद आई, मेरे को लोग शाम तक मिल जानी चाहिए, चाहे हाँ, कल तक ये मिल जानी बड़ी चाहिए। समस्या है, क्योंकि लोग गाड़ी लेते तो मोटा अमाउंट थोड़ी ना कैश देते हैं, लोन पास कराते हैं। तो क्या आपके बैंक में भी इतना लंबा अरसा लग जाता है, लंबा वक्त लग जाता है, 2-2 महीने, 1-1 महीने, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। कस्टमर्स की डिमांड कुछ ऐसी? जहाँ तक जो व्हीकल लोन का कंसर्न है, हाँ। हम लोग इंश्योर करते हैं कि या तो सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे तक उनको जो है सो लोन मिल जाए व्हीकल लोन में। हाँ, जहाँ तक गोल्ड लोन में हमारा प्रयास रहता है कि हाफ एन आवर के अंदर आपको मैं जो है जो गोल्ड लोन दे सकूं। जहाँ तक होम लोन का है तो सर्टेनली इसमें जो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, क्योंकि जो आपके जो कागजात होते हैं उनका जो है सो चेक भी करना पड़ता है। तो उसमें भी हमारा प्रयास है कि एटलीस्ट हम लोग 1 वीक के अंदर आपको होम लोन भी हम लोग जो है तो दे सकें। ग्रीन गैस की सीएनजी पीएनजी को लेकर चुनौतियां जो हैं उसको लेकर हमने बात की, लेकिन नेटवर्क कैसे मजबूत कर रहे हैं आप इसका? किस हद तक नेटवर्क पर आपका फोकस है अभी इसके? आज की डेट में आगरा और लखनऊ शहर में करीब हम लोगों ने 5000 किलोमीटर एमडीपी का नेटवर्क डाल दिया है और करीब 70 से 80% एरिया को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोगों को कनेक्शन करना है घरों में, वो काम धीरे धीरे चालू कर दिया गया है और आज की डेट में 1.75 लाख कस्टमर को हम लोग डायरेक्ट पाइप से उनके घरों में गैस दे रहे हैं। ये जो डायरेक्ट आप पाइप से घरों तक गैस पहुंचा रहे हैं जेपी जी, अब इसमें आपने कुछ आंकड़ा एक सेट किया होगा कि मतलब आपने कुछ सोचा है कि कितने घरों तक आपको भी इतने वक्त में पहुंचानी है गैस पाइप के जरिए? अब क्योंकि हर कुछ बदलता दिख रहा है अब इसके साथ साथ। देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती है। जब भी हम लोग कोई सिस्टम में प्लान बनाते हैं तो उसके साथ 2 चीज़ होता है।
एक चीज़ होती है इकोनॉमिक्स और दूसरा चीज़ होता है उसकी यूज करने की क्या ज़रूरत है। ये जो हम लोग पीएनजी कनेक्शन घरों में देते हैं, ये पीएनजी कनेक्शन का जो पाइपलाइन नेटवर्क डालते हैं और घरों में मीटर लगाते हैं, रेगुलेटर लगाते हैं, तो हमारा खर्च करीब 30,000 रुपये आता है। और भारत सरकार के नियमों के अनुसार हम किसी भी कस्टमर से 6,000 रुपीज़ डिपॉजिट लेते हैं। तो ये काफ़ी मतलब कैपेक्स इंटेंसिव योजना है और ये धीरे धीरे 20 से 25 साल के समय में उस पूरे शहर में हम लोग घरों में सप्लाई का अपना प्लान रखते हैं। ठीक है। अब आदित्य जी, महाराष्ट्र बैंक, आपने तमाम चीज़ें गिनाई इस बैंक की और बताया कि किस तरीके से बाकी बैंकों से डिफरेंट है महाराष्ट्र बैंक। लेकिन अब अगर महाराष्ट्र बैंक में हम देखते हैं कि बहुत बैंकों में मैंने देखा अमूमन जो लोग पहुंचते हैं, जो वहां पर खाता धारक होते हैं, बहुत सी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती। बैंकों में सब कुछ तो इतना डिजिटली होता चला जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। तो जब ऐसे फेसेस आपके यहाँ जब कर्मचारी देखते हैं, ऐसे लोगों को आप लोग किस तरीके से डील करते हैं और उन तक सही जानकारी पहुंचे? अगर वो महाराष्ट्र बैंक में आते हैं तो उनको सुगमता से हर एक चीज हर एक काउंटर पर उपलब्ध हो जाए, उनको कहीं इधर से उधर भटकना ना पड़े। बहुत से लोग डर जाते हैं, इतना लंबा फॉर्म कौन भरेगा, हमें तो समझ ही नहीं आता है जनाब। तो इसके लिए कुछ सोचते हैं आप लोगों को बताने के लिए? एक क्या है कि जहां महाराष्ट्र बैंक में एक चीज मैं एश्योर करना चाहूंगा वो है पारदर्शिता के बारे में, क्योंकि जो भी कुछ आपकी प्रक्रिया होगी वो पारदर्शी होगी। आपसे कुछ जो है सो जो भी आपका लोन का सैंक्शन लेटर है वो आपको मिलेगा। कोई भी आपके पास हिडन चार्ज नहीं होगा। इसके अलावा अगर जहाँ तक कोई अगर कस्टमर कंप्लेंट आता है तो उसके लिए हमारे पास एक आंतरिक जो है सो मैकेनिज्म भी है, जिसमें हम लोग एक सुनिश्चित करते हैं कि कोई अगर कंप्लेन है तो उसका जो है सो निवारण समयबद्ध तरीके से हो। इसके अलावा हमारा एक इंटरनल ओम्बड्समैन भी होता है जो आरबीआई के अनुसार से है कि आपका बैंकिंग लोकपाल है जो आपके शिकायत का निवारण करेगा। लेकिन बैंक में उसके अलावा एक आंतरिक लोकपाल भी है जो सुनिश्चित करता है कि जो कोई भी अगर कस्टमर का कंप्लेन है, ग्रीवांस है, उसका तुरंत निवारण किया जाए और उसका जो है सो निपटान हो। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं बैंकों के नाम पर। आपके बैंक की तरफ से बहुत से लोगों को, ग्राहकों को फ्रॉड कॉल्स जाते होंगे, तो इसके अलर्ट के लिए भी आप वक्त वक्त पर मैसेजेस अलर्ट लोगों को जागरूक करते ही होंगे? जी, किस तरीके हम से? लोग की तरफ से अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से विजिलेंस अवेयरनेस वीक चलाया गया, उस बीच में भी हमारी हर शाखा ने लोगों को आमंत्रित किया, उनको जो है तो बैंकिंग फ्रॉड्स उससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं उससे अवगत कराया गया। जो हमारे खाता धारक जिनको हम ईमेल के थ्रू हम लोग जो है संवाद करते हैं, उनको भी जो है तो नियमित रूप से नियमित अंतराल पे हमारे यहाँ से अलर्ट्स जाते हैं। तो बैंक जो है तो हर तरह, इसके अलावा हमारे शाखा में भी हर तरह की जो है तो इस तरह का हम लोग सावधानी देते हैं। इसके बावजूद अगर मान लीजिए कहीं अगर आप बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो वहाँ पे हम आपको एज अ विक्टिम देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आपने किया है, आपने ओटीपी शेयर किया है। हमारा प्रयास होता है कि कैसे मैक्सिमम आपको हम कंपनसेशन दिला सके। जीपी जी, आपके पास आते हैं क्योंकि नेचुरल गैस की बात हो और पीएनजी और सीएनजी का जिक्र ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। अब ऐसे में आपने बोला कि हर घर तक हमें पाइप के जरिए ना गैस पहुंचानी है। सेफ्टी इसकी कितनी होगी? क्योंकि कहीं लोगों के अंदर डर भी होगा, पाइप के जरिए गैस जा रही है। बहुत से हादसे ऐसे होते हैं, पाइप फट गया, ब्लास्ट हो गया। मतलब इसकी आप सिक्योरिटी कैसे रखते हैं? मतलब ताकि जो कस्टमर है जो गैस ले रहा है पाइप के जरिए, वो सेफ फील करे। देखिए, जहाँ तक सेफ्टी का सवाल है, जो हम लोग पाइप गैस से देते हैं, आप लोगों को पहले भी मालूम हुआ कि जो हम लोग एलपीजी सिलेंडर में अपने घर में रखते हैं, ये गैस थोड़ी भारी होती है। तो अगर ये गैस में कभी लीकेज होता है तो ये ज़मीन के सतह पे बैठ जाती है। और आप लोग बीच में न्यूज़ में रिपोर्ट भी करते रहते हैं, कोई गृहिणी अगर माचिस जला दिया तो आग लग जाती है और कई लोगों का डेथ होता रहता है। उसकी बजाय ये जो हम लोग पाइप्ड गैस देते हैं आपको, ये हवा से हल्की होती है। अगर आपके किचन में कोई खिड़की खुली हुई है और गैस लीक भी कर रही हो तो कभी भी आग लगने की संभावना नहीं है। और यही कारण है कि शहरों में हम लोग सबसे ज़्यादा भारत सरकार पाइप्ड गैस को प्रचार करना चाह रही है। जहाँ तक नेटवर्क का सवाल है कि नेटवर्क में चूँकि हम लोग ज़मीन के नीचे अपनी पाइपलाइन डालते हैं
और बाकी दूसरी एजेंसियां जैसे जल निगम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुआ, चाहे आपके टेलीफोन के ऑपरेटर्स हैं, ये सारे लोग भी हमारे रोड का जो कॉलर होता है, एक लिमिटेड जगह होती है, उसी में सारे लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डालते हैं। तो ये लोग कभी कभी बिना बताए हुए हम लोगों के काम करते रहते हैं। ये सारी एजेंसीज, हम लोगों ने अपने वेबसाइट पे एक नंबर भी डिस्प्ले किया है कि कहीं भी जहाँ पे गैस पाइपलाइन हो, अगर आपको खुदाई करना है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, जिससे कि मैं अपनी सेफ्टी टीम वहाँ पे लगा देंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एजेंसियां हमें बताती नहीं हैं और ये लोग खुदाई करते हैं और हमारे पाइपलाइन को डैमेज कर देते हैं। ऐसे केस में गैस का लीकेज होता है और कभी कभी आग भी लगने की संभावना होती है। तो इसके लिए देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग इस मॉडर्न एज में जी रहे हैं तो हमें एक डिसिप्लिन भी रखना होगा। अगर हम पाइप्ड गैस जा रही है और सब कोई अपनी मर्जी से खुदाई करके डैमेज करेगा तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए आपने बताया कि अब ग्रीन गैस में सीएनजी पीएनजी कैसे देखिए उपयोगी है, किस तरीके से इसको लेकर आप काम कर रहे हैं, और महाराष्ट्र बैंक किस तरीके से अपने कस्टमर्स के लिए, अपने खाता धारकों के लिए लगातार काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मंच पर, और तमाम एक्सपीरियंस को आपने साझा किया हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद, थैंक यू। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है।